दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि जब बात रिजर्वेशन की जाती है, तो जब रिजर्वेशन को अप्लाई किया जाता है रिजल्ट्स में, तो इतनी विसंगतियां देखने को क्यों मिलती हैं? आखिर वो कौन से अधिकारी होते हैं, वो कौन से कर्मचारी होते हैं जिनको डेटा क्लियर नहीं होता है? आपने देखा होगा कि यूपी में भी हाल ही में आरक्षण की विसंगति का जो मामला है, फ़िलहाल तो अब सुप्रीम कोर्ट में है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जहाँ पर ये कहा गया था कि ओबीसी और एससी एसटी की जो सीटें थी वो अनारक्षित वर्ग में चली गई थी, और जो निर्धारण किया गया था वो सही तरीके से रिजर्वेशन का निर्धारण नहीं किया गया था। सीटें जो थी वो सही तरीके से वितरित नहीं हुई थी। अब कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है बिहार में भी। बिहार में आरोप ये लग रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती संख्या 22/2024 आई थी, तो इसमें प्राइमरी में ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण मिलता है वो आरक्षण नहीं दिया गया। और साथ ही साथ आरोप ये भी लगे हैं कि महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिलता है, तो महिलाओं को कहा जा रहा है कि ऊर्ध्व आरक्षण के रूप में स्थान प्रदान किया गया, जबकि संविधान में ये जो ऊर्ध्व मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन की जगह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल, सामान्य श्रेणी में 7,440 में से 3,716 पद महिलाओं को, जबकि ओबीसी में 2,357 में केवल 501 पद ही महिलाओं को दिए गए, जो कि 35% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से मेल नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो घटित हो रही हैं। फ़िलहाल अगर बात करें किसी एक स्टेट के बारे में नहीं, लगभग हर स्टेट में ऐसी विसंगतियां जो हैं देखने को मिलती हैं। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को पटना हाई कोर्ट करने वाला है। तो खबर है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण विवाद एक बार फिर न्यायिक जांच के घेरे में है। और अब न्यायाधीश जो हैं सत्यव्रत वर्मा, उनकी एकल पीठ ने अभयराज सिंह और 88 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब तलब किया है। ठीक है, सारी बातें अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि क्या यहाँ पर हो रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी में भी अब टीजीटी पीजीटी की जो नियमावली है वो बदल चुकी है। पुरानी नियमावली से अब भर्ती होनी नहीं है, तो नई नियमावली जो है वो लागू कर दी गई है। और इस पर पूरा, यानी कि यूपी टीजीटी की जो अपकमिंग वैकेंसी है, यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी में भी जो भी भर्ती आने वाली है 2025 में आए या फिर 2026 में आए, आई डोंट नो, लेकिन उम्मीद है 2025 के अंत तक आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें नई नियमावली जो है वो लागू कर दी गई है। कई सारे विषयों के लिए जो योग्यताएं हैं वो बदली हैं। सारा डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, क्योंकि 22 पेज की नियमावली थी और सभी विषयों की, यानी कि टीजीटी के सभी विषय, पीजीटी के सभी विषय के लिए जो शैक्षिक अर्हता अब निर्धारित की गई है उस पर डिस्कशन हो चुका है। तो आधे घंटे फिर से मैं नहीं लूँगा यहाँ पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि नई नियमावली में किस विषय के लिए, जो भी विषय हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट के बारे में हमने बात की है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। पहले कमेंट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ आई बटन पर, या फिर लास्ट में वीडियो आपको शो करूँगा मैं। मतलब जैसे होता है ना, स्क्रीन के अंत में जो 2 वीडियो जाते हैं, तो उस टाइम आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, रही बात ये कि हालांकि उस वीडियो में भी आधे घंटे के दौरान मैंने 3 बार ये बात बताई है कि यूपी टीजीटी पीजीटी में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं लगाई गई है। कई बार बताया मैंने उसमें, लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में ये सवाल था कि यूपी टीजीटी पीजीटी में जो एज लिमिट होगी 2025 की भर्ती में क्या रहेगी। तो मिनिमम एज तो 21 वर्ष रहनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम एज निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि 21 साल की अगर आपकी उम्र है तो देन यू आर एलिजिबल टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, आप अगर एक दिन भी अपनी योग्यता रखते हैं शिक्षक बनने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं लगाई गई है। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं 25 बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत बार बताया था, फिलहाल यहाँ पे बता दिया। हाँ, जो काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है उसमें, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो आपने पहले होता था ना, इंटरमीडिएट लोग कर लेते थे टेक्निकल आर्ट से, सिंगल सब्जेक्ट से, वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते थे, अब नहीं होंगे। तो आर्ट वाले नियम भी बदल गए हैं। कंप्यूटर साइंस को लेकर जो योग्यता निर्धारित की गई है टीजीटी और पीजीटी में, थोड़ी सी विसंगति देखने को मिली है। मुझे लग रहा है आगे उसमें करेक्शन होगा अगर अभ्यर्थी बात को उठाएंगे तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिजिटल दुनिया को साकार करने के लिए सुसाइड की राह पर जा रहे छात्र, तो प्लीज़ देखो,
हर इंसान जो है ना वो बिल्कुल अलग है। एक मछली जो है वो धावक नहीं बन सकती है, और एक शेर जो है ना वो पानी में नहीं रह सकता है। आपकी जो विशेषता है, आप जिस चीज़ में अच्छे हैं आप उसी में प्रयास करें। मेरे कई सारे मित्र हैं, जब मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा मतलब ऐसे समझ लो आप कि हाई स्कूल तक तो मैं साइंस का सब्जेक्ट लेके पास हुआ था, तो उसमें तो आपका बायो भी होता है और मैथ भी होता है। लेकिन जब मैं इंटर में पहुंचा ना, तो इंटरमीडिएट में क्या हुआ था कि मैं कंफ्यूज हो गया था कि क्या पढूं मैं जो है। हालांकि कन्फ्यूज़न बस इतना सा था कि मैं बायो लेके पढूं या फिर मैथ लेके पढूं। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो मैथ की ओर जा रहे थे, तो मैं मैथ की ओर चला गया। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब बात ग्रेजुएशन की आई, हालांकि मेरा मन था कि ग्रेजुएशन जो करूं मैं, यूजी जो करूं मैं, वो आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ करूं। लेकिन घर वालों का प्रेशर था कि नहीं साइंस से करो, तो मैंने बीएससी किया था। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया था। फिर क्या हुआ कि उस दौरान मेरा एक मित्र था जिसने वहाँ कहाँ से गया था, लखनऊ विश्वविद्यालय से, उसने हिंदी से स्नातक कर लिया था, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में वो DSSB में एज ए पीजीटी टीचर काम कर रहा है। अच्छी खासी उसकी भी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे मैंने बीएससी किया, एमएससी किया, एमएससी करने के बाद फिर मैंने बीएड किया, फिर एमएड किया, फिर मैंने नेट की परीक्षा क्वालिफाई करी, ठीक है। और फिलहाल तो मैं भी इन जॉब हूँ। अब कुछ व्यक्तिगत जानकारी मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो भी आपकी रुचि हो उसमें भी आप बहुत बेहतर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि आपने देखा होगा कि बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, लेकिन फिर वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर ना सिविल निकाल लेते हैं। तो यार मुझे लगता है इसमें कोई चीज़ नहीं होती है। आप बिल्कुल स्पेशल हैं, कुछ भी हो आप बिल्कुल स्पेशल हैं। बिना पढ़े भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। दुनिया में मात्र 6 से 8% लोग ही, दुनिया के बारे में बात नहीं करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, भारत के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लगभग 94% जो लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, और दुनिया को जिन लोगों ने बदला है मोस्टली वो प्राइवेट सेक्टर से ही हैं। आपकी जो बड़ी कंपनियां हैं, बात करें अडानी के बारे में, रिलायंस के बारे में, वो गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं हैं, सब प्राइवेट कंपनियां हैं। तो आप इतना भी नहीं है, जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए एक अच्छा सा रास्ता चुनो भाई। रास्ते का चुनाव करो, ज़िंदगी का चुनाव करो, खुशहाली का चुनाव करो। इतने दबाव में मत आओ। अगर आप दबाव में आ रहे हो, अगर आप निराश हो रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, यकीन मानो आप गलत सोच रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप रोशनी की दिशा में नहीं देख रहे हो, आप अंधकार की तरफ मुंह करके खड़े हो। तो जैसे जिस दिशा में आप खड़े हो जाओगे वही चीज़ आपको दिखाई देगी। चेंज योर डायरेक्शन, ठीक है। और ऐसे लोगों से मिलो जो ज़िंदगी में बहुत कुछ हारते हारते भी जीत कर आज एक मिसाल बन के खड़े हैं। खैर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैंने जो बताया आपको सही बताया है, अपने बारे में भी, अपने फ्रेंड के बारे में भी, और अपने फ्रेंड से कभी मैं आपका वार्ता भी करा दूंगा। अच्छे खासे पोजीशन पर है वो। तो हाई स्कूल इंटर के नतीजे आ जाने वाले हैं। खैर ये तो कोई ख़ास बात नहीं है, देखते हैं कौन टॉप करता है, और गेस करो कौन टॉप करेगा इस बार। टॉपर लिस्ट में मेल्स होंगी या फीमेल्स होंगी? हर बार तो फीमेल्स रही हैं, देखते हैं कौन इस बार टॉप करता है। खैर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा यानी कि एई की जो उत्तर कुंजी मैंने आप लोगों को दी थी ना, हिंदी और जीएस की, अगर आपने देखी थी तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखी तो देख लेना। अगर आप एलटी ग्रेड, जीएसई प्रवक्ता या फिर आरओ यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो ये उत्तर कुंजी बड़े काम करने वाली है। हालांकि फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। 29 अप्रैल तक इस पर जो होते हैं ऑब्जेक्शन वो आमंत्रित किए गए हैं, तो जिन लोगों को ऑब्जेक्शन करना होगा वो करेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डीप सीक, ये नाम आपने सुना है? ये चाइना का एक चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है। यहाँ पर इसने तो अच्छी खासी टक्कर दी थी आपके जो ओपन एआई था, ठीक है, चैट जीपीटी को, उसको भी इसने जो है बहुत कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि बहुत कम समय में, बहुत कम लागत में इसे तैयार किया गया था। लेकिन फिलहाल चीन अपने नाम के मुताबिक इसने फिर से एक बार धोखा तो कर दिया है। 15 लाख जो इसके यूज़र थे उनका डेटा इस कंपनी ने लीक कर दिया है भाई साहब। तो वैसे भी मुझे ना पता नहीं कहाँ है, जब चाइना का नाम आता है तो मुझे भरोसा मेरा थोड़ा कम रहता है। मुझे लगता है कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगा, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाइनीज़ चीज़ें, मतलब मैं वो नहीं फैला रहा, लेकिन फिर भी मुझे ना उस पर ट्रस्ट कम रहता है। अब देखो ये जो हो गया है,
बहुत सारे लोग डीप सीक पे गए, बहुत तारीफ़ हुई थी इसकी, बहुत सारे वीडियोज़ बने थे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपकी प्राइवेसी आपकी ज़िंदगी से बेहतर तो कुछ भी कभी है नहीं। तो फिलहाल मुझे लगता है ना, एआई के मामले में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन आपको इतना बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी एआई के बारे में सोचो, समझो, जानो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी शेयर कर रहा है आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो। आप एक साथ क्रिकेटर, संगीतकार, चित्रकार और पाक शास्त्र सब में निपुण नहीं हो सकते हो। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी एक फील्ड में रहे, ये बेहतर रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डीप सीक नहीं जानते हो तो जान लो, फटाफट बना लो। अभी घिबली वाला चला था ना, मैंने देखा था, पूरी दुनिया पागल हो गई थी। घिबली के जो सॉफ्टवेयर के मालिक थे उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे, भाई साहब लोग इतना पागल मत बनो। लेकिन ये बताओ, 4 दिन के बाद कोई घिबली बना रहा है? और अब बना के आप अपलोड करो, लोग उसको लाइक भी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं होता भाई साहब। ये बेवजहों की इन वाहियात कामों में मत पड़ो, अपना कैरियर देखो। और यूपीएससी टॉपर शक्ति दुबे से सीखनी चाहिए 5 बातें। खैर देखो, अब जितने भी टॉपर हैं ना वो मतलब सभी जो अखबार वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं और कोचिंग वाले हैं, सब लोग उनको ले लेके सामने आएंगे। बहुत सारे आपको ना पता चलने वाले हैं गोपनीय राज कि कैसे पढ़ें और सफल हों। सबसे गोपनीय जो राज है वो ये है कि व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या चाहते हो जीवन से, क्या बनना चाहते हो, पहले तो ये फाइनल कर लो। क्योंकि कहते हैं ना कि आपके जो बाण हैं वो बहुत दिशा में जा रहे हैं भाई साहब, बहुत दिशा में जा रहे हैं, और हर टारगेट पर केवल एक बाण लग रहा है, कुछ होने वाला है नहीं। एक ही टारगेट पर 100 बाण मारो, एक ही टारगेट पर 100 बाण मारो, देखो वो बिल्कुल हल हो जाएगा। ठीक है, तो एक टारगेट ये सेट करो और अपना सब कुछ इसी पे लगा दो। ठीक है, सफलता का यही रहस्य है। और ये समझो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं नहीं, मतलब ये समझो कि सब कुछ आपके सारे एफर्ट उसी दिशा में होने चाहिए। अगर आप समय नहीं दे पा रहे हो अपने दोस्तों को एंटरटेनमेंट में, कोई विवाह है, शादी है, बर्थडे है, आप नहीं जा पा रहे हो, मूवी नहीं देख पा रहे हो, आपको अपराध बोध हो रहा है कि अरे फला ने तो यार फला का फला सीजन भी देख लिया है, वेब सीरीज़ देख लिया है, आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ही नहीं है, फालतू बात है। आपके पास सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत ही क्या है? आपके पास आपकी किताबें हैं, 6 किताबें, आप उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हो। सोचो, वो 6 किताबें महत्वपूर्ण है भाई साहब, वो 6 एपिसोड आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वो 6 किताबें पूरी कर लो, 6 बार पढ़ लो, 6 एपिसोड भी देख लेना। ठीक है, मनोरंजन करो लेकिन अपने कैरियर की कीमत पर नहीं। फ़िलहाल मैं शक्ति दुबे से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, इनके बारे में कभी फिर से बात करेंगे एक डिटेल वीडियो में। हालांकि आज मैं चाहता था कि आप लोगों से इनके बारे में बात करें, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है तो आज नहीं, और लेकिन जल्दी, ठीक है, जल्दी मिलेंगे आपसे और कुछ नई चीज़ें आपके साथ यहाँ पर रिवील करेंगे। ये आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। ठीक है, तो हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। आपके मन में कोई सवाल है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। और रही बात टीजीटी पीजीटी वाली, कोई भी बात अगर आपके मन में आ रही है, आपको लगता हो कि इसका आंसर क्या होगा, मैंने 30 मिनट का जो वीडियो अपलोड किया है, हर बात बताई है, बहुत डिटेल बताई है। आपने कोई विषय 2 साल पढ़ा है, आपने कोई विषय 3 साल पढ़ा है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, और आपका जो विषय है वो मिलता जुलता है, सेम सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, सारी बातें मैंने क्लियर कर रखी हैं। आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, एंड स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी क्लिक करिए और कान लगा के, मन लगा के समझिए। कोई भी सवाल है आप यहाँ पर पूछिए या फिर आइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप सभी को शुभ दिन, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।